वेक्टर प्रैक्टिस सेशन। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट बच्चे क्वेश्चन पढ़ो। पूछा गया है डिफरेंट मैग्नीट्यूड का कोप्लेनर वेक्टर, डिफरेंट मैग्नीट्यूड का कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, कितना मिनिमम नंबर लिया जाए जिससे कि कितना मिनिमम नंबर लिया जाए जिससे कि मैग्नीट्यूड कितना हो गया 0। क्वेश्चन बच्चे ये पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर। मिनिमम अगर मैं बच्चे ये देता कि मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर 0 करने के लिए तो मेरा आंसर 2 होता। कुछ ऐसा देखो, ये एक आगे और एक ये पीछे, दोनों मिलकर इक्वल अपोजिट, आंसर कितना हो जाता 0। बट ये आंसर 2 तब होता जब ये लिखा होता मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर 0 करने के लिए कितना चाहिए। बट बच्चे यहां पूछा गया है मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं लेना है। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड का कितना लिया जाए कि जिससे वो मैग्नीट्यूड, जिससे कि रिजल्टेंट कितना हो जाए 0। अब तुम ही सोचो, मींस डिफरेंट मैग्नीट्यूड का क्लोज लूप बनाना है। तो एग्जांपल देखो, ये गया 1, ये गया 2 और ये गया 3। अब बताओ क्या बन गया क्लोज लूप। तीनों कैसा है कोप्लेनर और तीनों की मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है, तो क्लोज लूप बन गया। और याद कीजिए क्लोज लूप के लिए रिजल्टेंट 0, इसलिए आंसर कौन सा सेकंड। तो ध्यान रखना, अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता मिनिमम नंबर कितना चाहिए 0 के लिए तो 2, अब मिनिमम 0 करने के लिए डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए तो आंसर कितना हो गया 3। तो ये था आज के प्रैक्टिस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1। अब बच्चे आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, फटाफट पढ़ो सेकंड क्वेश्चन। जब तक आप पढ़ लो तब तक हम देखें। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वेक्टर लिखा हुआ है और पूछा गया है ये यूनिट वेक्टर है। क्या है ये यूनिट वेक्टर। तो क्वेश्चन ये है बच्चे, ये जो वैल्यू है ये इसको यूनिट वेक्टर होने के लिए c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। बच्चे याद करो, यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी 1, तो निकाल दो इसकी वैल्यू, लगा दो पाइथागोरस अंडर रूट, चेक करो i के साथ कौन है 0.4, j के साथ कौन है बच्चे 0.8 और k के साथ कौन है c²। याद कीजिए i j के तीनों परपेंडिकुलर, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करते हैं पाइथागोरस, लगा दिया पाइथागोरस और बोला गया है इसकी वैल्यू कितनी 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। सॉल्व किया जाए, स्क्वायर कर दो दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो रूट हट गया, 0.4 का स्क्वायर 0.16, 0.8 का स्क्वायर 0.64 प्लस क्या बचा c², किसके बराबर है बच्चे 1। इसको उधर ले जाओ, c² 0.64 और 0.16 कितना हो गया 0.80, तो c² हो गया 1 माइनस 0.8, 1 में से 0.8 माइनस कर दो तो 0.2, c² आ गया 0.2, रूट लगा दो और आंसर टिक मार दो बच्चे। कौन सा आंसर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या था यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो उसकी मैग्नीट्यूड निकाल के 1 कर दिए और सॉल्व कर लिए। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला ये गया है ये क्या है, वो क्या है, यूनिट वेक्टर है, नल वेक्टर है, स्केलर है। तो सबसे पहले ये आई जे के फॉर्म में तो स्केलर तो है ही नहीं, ठीक है। वैल्यू देखो पाइथागोरस आई और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट लगा दो, तो अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1/√2 का स्क्वायर 1/2
जे का कोफिशियंट 1/√2 का स्क्वायर 1/2, हाफ प्लस हाफ 1√1 मीन्स 1। तो इसकी वैल्यू कितने आ गया बच्चे? 1। 1 मीन्स ये कैसा वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर। तो पूछा गया था ये वैल्यू क्या है, तो आंसर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, एक वेक्टर ए दिया हुआ है और पूछा गया है ये वेक्टर एक्स के साथ कितना एंगल। बेटा दो तरीका है, एक तो एक्स के साथ कहीं एंगल पूछा जाए, तो एक मान लो आई कैप है, आइए किया जाए सॉल्व। ठीक है, तो पूछा गया है आई प्लस जे पॉजिटिव एक्स के साथ कितने एंगल पर है। तो ऐसा करो, एक वेक्टर ये ए दिया हुआ है और दूसरा मान लो बच्चे वेक्टर बी मान लो, दूसरा मान लो वेक्टर बी, और वो किसके बीच पूछा गया है? एक्स के साथ, तो बी को मान लो आई कैप है। और जब भी एंगल निकालना हो, दो वेक्टर दिया रहे, एंगल निकालना हो, फार्मूला डॉट प्रोडक्ट का लगा दो। एंगल निकालने का फार्मूला कॉस थीटा ए डॉट बी डिवाइड बाय ए मॉडुलस बी मॉडुलस। आइए ए डॉट बी, ए दिया हुआ है कितना है? आई प्लस जे, आई प्लस जे, एंड बी इक्वल टू आई कैप डिवाइड बाय इसका भी मॉडुलस उसका भी मॉडुलस। इसका मॉडुलस चाहिए पाइथागोरस, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 इसका स्क्वायर, और इस बी का मॉडुलस सिर्फ आई कैप है तो उसका मॉडुलस कितना है? 1। ऊपर बच्चे आई डॉट आई 1, जे डॉट आई 0, तो ऊपर कितना आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस 0, और नीचे कितना आया? √2। तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 मीन्स थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। कॉस थीटा 1/√2, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए आंसर कौन सा है? सेकंड, 45। एक मेथड ये हो गया, ठीक है, एक मेथड ये हो गया। एक मेथड और सीखो, एक मेथड इसका और सीखो। आई प्लस जे, तो आई प्लस जे, इधर होता है आई, इधर होता है जे, और बीच से कौन है? आई प्लस जे। तो ये रहा बच्चे आई प्लस जे, और ये रहा एक्स एक्सिस, तो आई प्लस जे एक्स और वाई के बिल्कुल बीच से गया, आई प्लस जे, आई प्लस जे, आई प्लस जे बिल्कुल बीच से गया, और ये रहा एक्स, तो ये एंगल दिख ही रहा है, कितना दिख रहा है? 45 डिग्री। एक तरीका ये, एक तरीका ये, बट ये तरीका तुमको हमेशा नहीं सोचना है, ये तरीका तुमको हमेशा बच्चे नहीं सोचना है। हमेशा क्या सोचना है? एक वेक्टर दिया रहे, दूसरे वेक्टर के बीच एंगल पूछा जाए, तो दूसरे वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। बट छोड़ो, एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो जल्दी से। नंबर 5, एक वेक्टर दिया हुआ है 5i-12j, पूछा गया इसका यूनिट वेक्टर। बच्चे याद कीजिए, यूनिट वेक्टर जब मैंने डिफाइन किया था, किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, किसी वेक्टर को उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा? उसका कैप। बस यही लगा रहे हैं। आइए, वेक्टर दिया हुआ है 5i-12j, 5i-12j डिवाइड कर दिया जाए इसके मॉडुलस से। मॉडुलस मीन्स वही पाइथागोरस, आई का कोफिशिएंट 5 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -12 का स्क्वायर। तो ऊपर क्या रहा बच्चे? 5i-12j, और नीचे 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 144, तो 25 प्लस 144 ये हो जाएगा बच्चे 169,
और 169 का रूट 13, तो आंसर 5i माइनस 12j डिवाइड बाई इसकी वैल्यू 13, आंसर कौन सा? फोर्थ। आंसर रहा बच्चे फोर्थ। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या सीखे इससे? सब तो सीखा हुआ ही, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। क्लास में पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिस से ही लेवल इंप्रूव कराना है, ठीक है। तो क्या पूछा गया है? यूनिट वेक्टर। जब भी यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो क्या करना है? उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देना है। आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया, एंगुलर मोमेंटम कैसा वेक्टर है? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बच्चे जो होता है ना, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम का सिंबल एल लेते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एम वी, और किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिले, क्रॉस प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी मिले उसको बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। और क्लास में एक चीज और बताए थे, जिसमें रोटेशनल इफेक्ट हो उसको बोलते हैं एक्सियल। एग्जांपल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब कैसा वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, ठीक है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्स है जिसकी वैल्यू एफ है और उसका रिजल्टेंट भी एफ है। तो पूछा गया है उस दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट एफ है, मीन्स लॉज ऑफ ट्रायंगल को सोचना है। लॉज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बच्चे क्या था? आर इक्वल टू, या कर दो आर स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये पढ़ाया गया था लॉज ऑफ ट्रायंगल। आर लिखने पर रूट लगा देते हैं। ये फॉर्मूला किसका है? जब दो वेक्टर ए और बी थीटा एंगल पर हो तो उसके रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है। अब यहां बोला गया दो फोर्स, दोनों एफ है, ए भी एफ रखो एफ स्क्वायर, बी भी एफ रखो एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस थीटा, नहीं पता, और बोला गया है रिजल्टेंट भी एफ है, तो इसको भी लिखा एफ स्क्वायर कैंसल, एक एफ स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस एफ स्क्वायर उधर चलो, 2f स्क्वायर कॉस थीटा, एक एफ स्क्वायर और कट गया, उधर क्या बचा? 2 नीचे ले आओ, माइनस 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस थीटा आ गया माइनस हाफ, कॉपी चेक कर लो, कॉपी में लिखवाए थे। कॉस की वैल्यू माइनस हाफ कितने डिग्री पर बच्चे? 120 डिग्री। 120 डिग्री इसलिए इसका आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। तो ये रटना भी है, बहुत जगह काम आएगा। इक्वल फोर्स 120, तो रिजल्टेंट एफ ही आता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे सामने है। दो वेक्टर के बीच कितना एंगल हो जिससे कि उसका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो, ठीक है। और इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दूं और कि कितना एंगल हो कि मिनिमम हो। बच्चे सिंपल है, दो चीज सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो मैक्सिमम ऐसे समझो, ये मान लो एक F1 है दूसरा F2 है, तो सेम डायरेक्शन मैक्सिमम F1 प्लस F2, और एक F1 आगे हो और एक F2 पीछे हो, F1 आगे F2 पीछे, इस कंडीशन में F1 माइनस F2। तो दो फोर्स के बीच मैग्नीट्यूड मैक्सिमम सेम डायरेक्शन, मिनिमम अपोजिट डायरेक्शन। तो यहां क्या पूछा गया है? मैक्सिमम होने के लिए, तो मैक्सिमम होने के लिए 0 डिग्री, और वही मिनिमम होता तो क्या टिक मारते? 180। फॉर मैक्सिमम 0, मिनिमम 180। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 9। फोर्स 4 न्यूटन 3 न्यूटन पूछा गया है कितना? बेटा भी बात किए थे, सेम डायरेक्शन तो मैक्सिमम, सेम डायरेक्शन तो मैक्सिमम, तो 4 और 3 की डायरेक्शन सेम होती
तो मैक्सिमम सेम तो प्लस कर दो, तो मैक्सिमम कितना 4 + 3 7, मिनिमम माइनस कर दो 4 - 3, 4 - 3 कितना 1। और तुम ही सोचो अगर ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर होता 4 न्यूटन 3 न्यूटन तो क्या लगाते पाइथागोरस √4² + 3², 16 + 9 का रूट आंसर 5 आता। तो सेम डायरेक्शन हो तो मैक्सिमम, अपोजिट तो मिनिमम, और ये 5 जो आया 7 और 1 के बीच में है, तो ये बोल सकते हो कि जो नेट फोर्स है वह मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में होगा। तो मैक्सिमम कितना है 7 और मिनिमम कितना है 1, तो मैक्सिमम मिनिमम के बीच होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? एंगल। सेम डायरेक्शन तो 7, अपोजिट तो 1, परपेंडिकुलर तो 5, तो एंगल डिसाइड करेगा कि उसका रिजल्टेंट कितना होगा। इसलिए तो वेक्टर का एक अलग चैप्टर लाया गया है कि वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं करेगा, उस दोनों के बीच एंगल कितना हो वो भी डिसाइड करेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चे तुम्हारे सामने है। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन में देखते हैं। बोला गया है एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो, ए और बी के बीच कितना एंगल है? अच्छा 120 बोला गया। अच्छा अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे। क्या सॉल्व किए थे? एफ के बीच 120 था तो आंसर एफ आया था। नहीं एफ आया था। देखते क्या है यहां पर, यहां देखते क्या आता है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120 है। तो बोला गया उसका रिजल्टेंट कितना आ सकता है? दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है। दो वेक्टर के बीच का एंगल 120 है और उसका रिजल्टेंट सी है। तो सी कितना हो सकता है? सी कितना हो सकता है? ठीक है, तो तुम ही अपने देखना भी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा वो डिसाइड करेगा एंगल, वो डिसाइड करेगा एंगल। ठीक है, वो डिसाइड करेगा एंगल। अब देखो पहला ऑप्शन है, ठीक है, मस्ट बी। तुम ही सोचो बच्चे, अभी हम लोग क्या किए थे कुछ देर पहले, एक एफ और एफ के, वही वैसे तुम सोचो, एक इधर एफ था और एक इधर एफ था, जिसका आंसर 120 पर भी आंसर कितना आया था? एफ आया था। तो रिजल्टेंट एफ आया था। ठीक है, जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 120, जो भी सॉल्व किए थे। अब पहला ऑप्शन बोला गया है जो रिजल्टेंट है वह a - b के बराबर है। बेटा रिजल्टेंट तुम हो, जो पहला ऑप्शन है a - b, f - f कितना हो गया? 0। तो पहला ऑप्शन बोला गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं, इसका 0 नहीं, पहला ऑप्शन बोला गया है a - सबसे पहले मस्ट तो होगा ही नहीं। देखो अच्छा सभी ऑप्शन a - b पूछा गया नहीं? ठीक है, सभी ऑप्शन में a - b पूछा गया है। a और b के बीच का रिजल्ट, तो ऑप्शन समझना, a मतलब पहले माइनस करना और फिर मैग्नीट्यूड बताना है। पहले माइनस और फिर मैग्नीट्यूड। रुक जाओ, थोड़ा सा क्वेश्चन लग, रुक जाओ। पहले माइनस है मतलब a - b का फार्मूला लगाना है। a - b का फार्मूला तुम्हें सोचो, a - b का फार्मूला, a - b यहां पूछा गया है। तो a - b का फॉर्मूला बच्चे क्या पढ़े थे? √a² + b² -2ab cos थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है और ये बोला गया है a - b जो है वो c किसके बराबर होगा? ठीक है, अब ये c निकालना है। ठीक है, अब c a - b जो देखते पहले, ab - 2ab cos थीटा। ठीक है। एंगल 120, अच्छा हाँ एंगल तो दिया हुआ 120, तो cos 120 कितना है? -12। माइनस क्या हो गया? +2 कट गया, तो एक्चुअली ये क्या आ गया? √a² + b² cos थीटा, cos 120 -12, माइनस प्लस हो गया और हाफ और 2 कट गया, तो यहां बचा a b बचा। क्या बचा? a b बचा। तो a² + b² + ab। ठीक है, अब ये जो पहला ऑप्शन है, सबसे पहले ये जो मस्ट की बात करता है ना बच्चे, ये मस्ट तो तब होता है जब मुझे एग्जैक्ट एंगल पता हो तो मस्ट ये बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो ये जो C आया, जो पहला ऑप्शन है C a मतलब जो ये वैल्यू आया जो C है
वह ए माइनस बी से कम है, ठीक है। वेक्टर एंड रिजल्टेंट सी, सी मस्ट बी, हाँ 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 हाँ, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, सी और ए माइनस बी। देखो मुझे तो बना देगा, मैं मुझे तुमको कैसे समझना, जो तुमको समझ में आ जाए इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है। मेरे पास तो बहुत सारे तरीके हैं, तुमको सिंपल तरीके से मैं इसको कैसे समझा दूँ। सी ए माइनस बी के बराबर होगा, उससे कम होगा, उससे अधिक होगा, उसके बराबर हो सकता है। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तुमको कैसे समझाया जाए इंपॉर्टेंट सिंपल तरीके से ये है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दो वेक्टर ए और बी 120 पर है, उसका रिजल्टेंट सी है ना, जो सी है ए और बी का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो जो ये सी बोला गया है ए प्लस बी का रिजल्ट है, ये है सी, ए प्लस बी का रिजल्टेंट जो आया ये बोला गया है बच्चे क्या है, सी है, ठीक है। अब ये वैल्यू और इसको कंपेयर करना है ए माइनस बी से, ठीक है। अब बताओ जो पहला ऑप्शन है ए प्लस बी, देखो इक्वल कब होता है, मैं देखो, अच्छा ये एंगल बोला गया कितना है 120, ये भी तो है, एंगल भी बोला गया 120 है, एंगल बोला गया 120 है, ठीक है। तो ए प्लस बी को कंपेयर करना है ए माइनस बी से, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लॉजिक से मैं समझाऊं तो जल्दी समझ में आ जाएगा तुमको, चलो देखते हैं। तो मस्ट तो होना नहीं है, बराबर हो, बराबर नहीं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंगल 120 है तो माइनस हाफ कर दिए, रुक जाओ करते हैं, माइनस हाफ कर दिए, 2 कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये किसकी वैल्यू जो है उसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये प्लस बी और ए माइनस बी। देखो बच्चे ए स्क्वायर को कर देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी तक हम लोग आ गए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये क्या बोला गया है, ये आया सी आ गया, और जो ऑप्शन में सभी ऑप्शन ए माइनस बी में है, और ए माइनस बी जब रखोगे ए माइनस बी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b कॉस थीटा, और कॉस थीटा कॉस 120 माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो ये चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये चार ऑप्शन का मैग्नीट्यूड आ रहा है बच्चे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये अब देखो शायद चेक हो जाएगा, देखो ठीक है। तो यहां बच्चे ये बोला गया है, फिर से देखो एक बार अच्छे से पढ़ो, मैंने क्या क्या किया, जल्दी से पढ़ लो मैंने क्या क्या किया, जल्दी से बच्चे पढ़ लो, यहां तक मैंने क्या क्या कर दिया। देखो ऑलमोस्ट हो गया, तो बच्चे बस चेक करो आंसर। देखो एक बार फिर से फटाफट, ए और बी का रिजल्टेंट सी है और ए और बी के बीच का एंगल 120 है, ठीक है। तो ए प्लस बी का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कॉस 120 माइनस हाफ 2 कट गया, इसका ये आ गया। तो ये कौन है, सी है, ये कौन है, सी है, और चारों ऑप्शन में ए माइनस बी पूछा गया है और ए माइनस बी ये आया है। अब तुम खुद सोचो, ये जो सी है उससे क्या है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ढूंढ लो,
चुंडू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों साइड है, ठीक है। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, इसमें माइनस किया गया है और उसमें प्लस किया गया है, तो ऑब्वियस है वो बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो आंसर हो गया सी मस्ट बी लेस देन ए माइनस बी। आया कि नहीं आया, एक बार फिर समझा दूं? चलो एक बार समझाता हूं। देखो एक बार और समझो जल्दी से। बोला गया है ए और बी के बीच का एंगल 120 है और उसका रिजल्टेंट सी है, ठीक है, सी है। तो 120 पर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 120 माइनस हाफ, ये 2 कट गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी आया। ये कौन आया, सी आया। ये कौन आया, सी आया। और जो चारों ऑप्शन में ए माइनस बी का मॉडुलस है, तो ए माइनस बी का मॉडुलस क्या लिखोगे, ए माइनस बी का मॉडुलस क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का मॉडुलस माइनस आएगा तो माइनस 2ab कॉस 120 माइनस हाफ, माइनस माइनस कट गया, 2 कट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये चारों ऑप्शन कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये चारों ऑप्शन, क्योंकि ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड है और ए प्लस बी ये आया। तो तुम खुद देखो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू से क्या है, कम है, तो कम है तो ढूंढ लो, आंसर बी लेस देन। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन बच्चे। जब तक मैं सॉल्व करूं तब तक एक बार क्वेश्चन तुम पढ़ लिया करो। वैसे जो भी वीडियो सॉल्यूशन है उसका हम लिंक भी डाल दिया करेंगे। जल्दी से पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ लिए। a प्लस बी बराबर सी लिखा हुआ है, a प्लस बी बराबर सी लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, ए बी सी 12 5 13 है बच्चे, जैसे ये 12 5 13 है और 3 वेक्टर ए और बी और सी है और a प्लस बी बराबर सी है, ठीक है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें a प्लस बी बराबर सी हो जाए और यहां लिखा हुआ है 12 5 13। तो बच्चे देखो ध्यान दो, 12 5 13 में लगा दो पाइथागोरस, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये किसी दो के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर हो जाए तो वह राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। तो ये कहना चाह रहा है कि तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, बना दिए, जिसमें एक है 12 का, ये है 12 वाला, ये है 5 और ये है 13। ये कैसे समझ में आ गया सर, जब 3 साइड दिया रहे, सबसे बड़े साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटे के स्क्वायर के प्लस के बराबर हो जाए तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, पाइथागोरस, ठीक है। और ढूंढो इसमें कौन ए कौन बी और कौन सी है। ए 12 है, ये ए है, इधर दिखा दो, ये ए है, ठीक है, ये या उल्टा दिखा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है, ठीक है। अब ढूंढो a प्लस बी दोनों सेम ऑर्डर में, तो b को ऊपर दिखाओ, एक का हेड दूसरे का टेल, तो ये a है और ये b है और बराबर c है तो c उल्टा है, c इधर है, तो a प्लस बी इक्वल टू सी। अब ढूंढा जाए, पूछा गया है a और b के बीच का एंगल, तो बच्चे ये a है और ये b है, कितने एंगल पर है, ये 90 डिग्री पर है। 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन, 90 डिग्री मीन्स π/2 रेडियन। ये था नंबर 11। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 पढ़ो फटाफट, जल्दी से क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया करो। अब क्या है क्वेश्चन, दो वेक्टर दिया हुआ है और पूछा गया मैग्नीट्यूड जब दोनों को जोड़ा जाए, तो सीधे जोड़ दो बच्चे, इसको और इसको प्लस कर दो, तो प्लस करो तो 6 3 9 आए, जोड़ने से क्या मिला, एक 9 आए, और 7 + 4 कितना हो गया, 11j। जोड़ने के बाद ये बोला, अब बोला गया है इस प्लस करके मैग्नीट्यूड देखो, लगा दो पाइथागोरस, 9 का स्क्वायर 81,
11 का स्क्वायर 121, रूट लगा दो, रूट लगा दो, जो आ गया वही आंसर। कौन सा आंसर दिख रहा है? थर्ड, √202, √202। ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 13। जल्दी से, जब तक मैं क्वेश्चन के सामने आऊं तब तक तुम एक बार क्वेश्चन कम से कम पढ़ लिया करो। एक पार्टिकल 12 मीटर ईस्ट गया, 5 मीटर नॉर्थ गया और 6 मीटर ऊपर गया। अच्छा, मतलब ऐसा बच्चे सुनो, ऐसा ऐसे समझो, ठीक है? ऐसा समझो क्या है, ठीक है? ऐसा समझो 12 मीटर ईस्ट, ऐसे समझो बच्चे। 3D फिगर, ये क्वेश्चन 3D है। यहां पर हम है इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और अप ऊपर, ठीक है? अब यहां से देखो क्या बोला गया है, 12 मीटर ईस्ट जाओ, तो यहां से 12 इधर गए, चले गए। फिर क्या बोला गया है, 5 नॉर्थ, तो 12 इधर गए, 5 इधर गए और फिर ऊपर गए, 6 गए। तो तीनों 3 डायरेक्शन में है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो तुम अगर डिस्प्लेसमेंट इसको लिखोगे बच्चे ना, तो क्या लिखोगे? ईस्ट गए, आई लिख दो, 12i। फिर उधर गए, y की ओर गए, तो y की ओर गए तो लिख दो 5j गए। और उसके बाद देखो लोग गलती यहां क्या करते हैं, 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड ऊपर गए, तो ऊपर कौन है? k है, आपके कॉपी के अकॉर्डिंगली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट और ऊपर z एक्सिस। तो तीसरा गया बच्चे z, 6k। बस अब निकाल दो मैग्नीट्यूड, पाइथागोरस लगा दो। तो मैग्नीट्यूड लगा होगा बच्चे 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ढूंढ लो आंसर, ढूंढ लो आंसर। अब इसके बाद तुम्हारा काम, ठीक है? निकाल लेना। उसे जोड़ दूं क्या? 144 36 कितना हो गया? 180, और इसको तो 205, तो सबको जोड़ दो। बाद ये 205 आया जैसा लग रहा है मुझे, अगर सही जोड़ा है तो, ठीक है? 144, 6, 150, 180, हाँ ये रहा। अब ये √205, 15 का 14 का स्क्वायर 196 ना, हाँ नहीं, हाँ 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225, ठीक है? तो उससे काफ़ी कम है। अब तुम देखो, ये तो होना नहीं है, ये तो हट ही गया। 12 का स्क्वायर 144, ये तो होना नहीं है, ये दो तो हटेगा नहीं। शायद देख लेना बच्चे, ये आ जाएगा। देख चेक कर लेना। ये था 13। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से पढ़ो। उसी दो वेक्टर को प्लस करते हैं जो सेम ऑर्डर में हो, और जो उल्टा हो उसको बराबर करते हैं। तो ढूंढो इस डायग्राम में सेम ऑर्डर में कौन है। ये रहा C, प्लस उसी को करते हैं जो सेम ऑर्डर में हो। तो ये रहा C का हेड और A का हेड इधर है, तो जोड़ सकते हैं C प्लस A को। और जो B है अपोजिट ऑर्डर में, तो C प्लस A इक्वल टू B। C प्लस A इक्वल टू B। बच्चे देखो अच्छे से, ये C का हेड इधर है, A का टेल और B का A का हेड इधर है, तो C और A सेम ऑर्डर में है और B उल्टा है, तो आंसर C प्लस A इक्वल टू B। C प्लस A इक्वल टू B। ये था नंबर 14। अब तुम्हारे सामने नंबर 15 है, जल्दी से पढ़ो नंबर 15। बीच में थोड़ा मुझे कैमरा चेक करना होता है बच्चे, क्योंकि मुझे ही सब चेक करना होता है। दो वेक्टर A और B को जोड़ा जाए तो दैट फार्मूला ही है √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट। नंबर 16 पढ़ो। F1, F2, F3 चार फोर्स है, और ये चारों फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया गया है, और पूछा गया ये कहाँ भागेगा। अच्छा, कहाँ भागेगा? तुम चारों को जोड़ दो, चार फोर्स दिया हुआ है, तुम चारों को बेटा जोड़ो, निकालो F, चारों को प्लस कर दो, समझ में आ जाएगा कहाँ भाग रहा है।
-4i प्लस 5i -3i और 2j, इसको जोड़ो तो 5 2 7 और -4 -3, ये भी -7 हो गया। तो जितना +7i है उतना ही -7i है, तो पहला हो गया 0i, i हो गया 0। चेक करो j, 8j 4j 12j हो गया, और यहां -5 और -3, तो 12 में 8 गया माइनस, 8 + 4 12, 12 में 8 माइनस कर दो, क्या बचा 4, तो 4j बचा। ठीक है, 8 4 12, हाँ के चेक करो, 6 5 कितना 11 और 7 और -2, ये -7 -2 -9, तो के 11 -9, के 11 -9, 11 -9 कितना हो गया 2, तो के कितना बचा बच्चे, के कितना बचा +2k, अगर मैंने सही से जोड़ा है तो 6k और 5k, 11 से -9 गया +2k। अब तुम खुद देखो, आई तो बचा नहीं, सिर्फ जे और के है, तो फोर्स तुम लगा रहे हो जे और के पर, जे और के की डायरेक्शन में, तो फोर्स जो चारों को मिला दिए तो उसमें सिर्फ जे और के है, तो जे मतलब y और के मतलब z, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा किस प्लेन में, y और z में, क्योंकि टोटल फोर्स में I बचा ही नहीं, टोटल फोर्स में I बचा ही नहीं, तो आंसर किस प्लेन में जाएगा, y z। ये था नंबर 16। अगला हो नंबर 17। 17 का पहले कंसेप्ट सुन लो बच्चे, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो मैं अगर तुमसे बोलूं, ठीक है, कि क्लोज लूप बनाना है, ठीक है, क्लोज लूप बनाना है, फिर शॉर्टकट सिखा देंगे। क्लोज लूप देखो ध्यान से, मैंने बनाया इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यहां से ये गए गए और वापस आ गए, वापस आ गए, क्लोज लूप कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, इसका मतलब अगर 3 इक्वल फोर्स ट्रायंगल की ओर लगे तो 0 हो जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन है पूछा गया है 0 नहीं होगा, तो ये तो 0 हो सकता है। ये 10 10 10 इक्विलैटरल ट्रायंगल पर लगा दो सेम ऑर्डर में, तो 0 हो जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप बन गया 0 हो गया। ठीक है, आते सीधे शॉर्टकट पर, सुनो शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे बड़ा फोर्स F1, उससे छोटा F2, उससे छोटा F3। ठीक है, तो क्लोज लूप बनाने के लिए शॉर्टकट रट डालो, जो सबसे बड़ी फोर्स है, जो सबसे बड़ी फोर्स है उसकी वैल्यू 0 होने के लिए उसकी वैल्यू बाकी दो छोटे से छोटों को जोड़ दो, उससे या तो कम होनी चाहिए या तो उसके बराबर होनी चाहिए। इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, 3 फोर्स लगे, समझाते हैं लॉजिकली भी, 3 फोर्स लगे, जो सबसे बड़ा फोर्स हो उसकी बाकी 2 के प्लस के छोटा या बराबर हो तभी 0 होगा। ठीक है, समझो एग्जांपल से, एक ऑप्शन दिया हुआ है 10 20 40, ये कभी 0 होगा ही नहीं, सबसे बड़ा कौन है 40, बाकी 2 को जोड़ो 20 + 10 कितना 30, जो सबसे बड़ी वैल्यू है दोनों के प्लस से या तो छोटा या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों, दो बच्चे, क्यों ये 0 नहीं होगा सर, किसी ने एक लगा दिया 40 इधर और बाकी जो जो दो छोटे छोटे हैं 10 और 20 उल्टा लगाया कि 0 करना है उसको, तो ये 10 और 20 बच्चे उल्टा लगा भी दिया, तो ये दोनों मिलकर 30 ही हुआ, और ये दोनों मिलकर 40 को रोक पाएगा क्या, नहीं रोक पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो जो सबसे, तो सिंपल शॉर्टकट याद कर लो, क्लोज लूप तभी बनता है जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसकी वैल्यू बाकी के 2 के प्लस के बराबर या उससे छोटा होता है। ऐसे क्वेश्चन में दिमाग मत लगाना, ये शॉर्ट ट्रिक लगा देना। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगा देना। देखो जैसे ये 10 20 20, क्यों 0, सबसे बड़ा कौन है, कोई भी 20 है, तो बाकी जो ये 20 है बाकी 2 से मिला 2 से छोटा आ रहा है, 20 + 10 30, ये जो सब वैल्यू उससे क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिंपल याद रखना, जो
जो सबसे बड़ा फोर्स है बाकी के दो के प्लस से बड़ा हो तो वो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो ये है सिंपल क्या एग्जांपल, सबसे बड़ा वाला 40 उधर लगाया, बाकी दो छोटे छोटे मिल भी गए इधर एक साथ हो लिए तो 20 + 10 हो गया 30। 30 कभी जीरो को रोक पाएगा क्या, नहीं। तो ये ऐसे रट लेना, जो सबसे बड़ी फोर्स है उसकी वैल्यू बाकी के दो के प्लस के बराबर या उससे कम होनी चाहिए जीरो होने के लिए। ये था नंबर 17। सारी ये वही क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही है। सबसे बड़ा फोर्स कौन है चेक करो, 50 है। बाकी दो को जोड़ दो 30 और 15। बाकी जो सबसे बड़ा फोर्स है इस दोनों से छोटा, दोनों से मिलकर छोटा होता तभी जीरो हो सकता है। जो सबसे बड़ा फोर्स है बाकी दो मिला भी दो उससे बड़ा है तो ये तीन मिलकर फोर्स जीरो होगा ही नहीं। जब ये सिखाए थे, जो सबसे बड़ी फोर्स है उसकी वैल्यू बाकी के दो प्लस से छोटा हो तभी जीरो हो सकता है, अगर बड़ा हो तो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो ये तीनों मिलकर जो नेट फोर्स है वह जीरो होगा ही नहीं, और जीरो नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो यहां बोला गया रुकेगा, रोक तो पाएगा ही नहीं, ठीक है। तो मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन, आंसर 4, ठीक है। तो वही शॉर्ट ट्रिक इसमें भी काम कर गया, जो सबसे बड़ा फोर्स है उसकी वैल्यू बाकी के दो के छोटे से प्लस से बड़ा भी हो तो वह बड़ा हो तो कभी वो जीरो होगा ही नहीं। आइए अगला नंबर 19, पढ़ो क्वेश्चन फटाफट, जो जिस मीडियम के हो क्वेश्चन फटाफट अपना पढ़ लो। दो वेक्टर दिया गया है, पूछा गया है इसमें किस ऑप्शन को, ऐसा व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड, ठीक है। हाँ, इसको तो ऑप्शन सॉल्व करना है। एक वेक्टर ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है, दोनों को जोड़ दो। क्यों जोड़े सर, लिखा हुआ है एडेड, जोड़ दो। तो दो को जोड़ो, 2i + i 3i, जोड़ो पहले जो दो दिया हुआ है 3i -2j और +j, जोड़ दो बचा -j। तीसरा जोड़ो 2k - k, बचेगा k। अब दोनों को जोड़ने के बाद ये मिला। अब पूछा गया किस ऑप्शन के साथ इसको जोड़ें कि यूनिट वेक्टर बन जाए। जोड़ो, तुम अगर इसमें जोड़ोगे फर्स्ट ऑप्शन में तो क्या होगा, +j - j कट गया, -k + k कट गया, और 3i और 2i 5i। तो इसको पहले के साथ जोड़े तो क्या मिला, 5i। और ये 5i यूनिट वेक्टर नहीं है, यहां क्या बोला गया है, ये क्या बोला गया है, यूनिट वेक्टर हो जाए। 5i है, सिर्फ i होता तो यूनिट वेक्टर होता, तो पहला ऑप्शन हट गया, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, दूसरे में -j + j k 0 +k - k 0 3 - 2, हाँ i। तो इसको इसके साथ जोड़े तो i मिल गया, और i कैसा है, यूनिट वेक्टर प्लस x की ओर, यही ऑप्शन हो गया। एक और वेरीफाई कर लो, बाकी के साथ जोड़ोगे मिलेगा ही नहीं, तो सिर्फ दोनों को प्लस करो। और बोला गया किस ऑप्शन के साथ उसको प्लस करें जिसमें सिर्फ आई कैप मिले, तो सेकंड ऑप्शन। ये था नंबर 19। अगला क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एंगल बिटवीन P एंड रिजल्टेंट ऑफ P + Q और P - Q। अच्छा, एंगल पूछा गया है, किसके बीच पूछा गया बच्चे, रिजल्टेंट ऑफ P + Q एंड P - Q। आइए पहले करो रिजल्टेंट, जोड़ दो, R निकालो, कौन है R, P + Q और P - Q जोड़ो पहले, क्योंकि बोला गया है P + Q और P - Q का रिजल्टेंट जोड़ा जाए। P + Q में P - Q क्यों जोड़ रहे हो सर, क्योंकि यहां लिखा हुआ है रिजल्टेंट ऑफ P + Q एंड P - Q। इसको जोड़े तो Q और Q कट गया है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया है, 2P आ गया। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है P और इस दो के रिजल्ट के बीच का एंगल, तो ये रिजल्ट आ गया है 2P, और पूछा गया है P और रिजल्ट के बीच का एंगल। तो बच्चे P और 2P याद कीजिए, P और 2P डायरेक्शन क्या हो गई, सेम, I 2i 3j, सॉरी। तो ये P और 2P, तो मान लो P इधर इतना बड़ा है तो 2P डबल साइज का होगा। याद कीजिए पैरेलल वेक्टर,
ठीक है, तो ये हो गया P और 2P सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो 0 डिग्री आंसर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है बच्चे, मतलब कुछ ऐसा ही था। मैं तुमसे पूछो I और 2I के बीच का एंगल 0, I और 5I के बीच का एंगल 0, क्योंकि डायरेक्शन सेम है। J और 5J के बीच का एंगल 0, K और 10K के बीच का एंगल 0। हाँ, K और -K पूछते तो अपोजिट तो 180 होता। ये था क्वेश्चन 20। अगला क्वेश्चन 21, जल्दी से पढ़ो। 21, जैसे ABC दिया रहे, मतलब ट्रायंगल बनाना है, कैसा बनेगा देखना है। A + B = C है, और जो C है वह A के परपेंडिकुलर है। एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, एक ऐसा बनाओ जिसमें C जो है A के परपेंडिकुलर है, और A + B किया गया है, मतलब A और B का ऑर्डर क्या है, सेम है, और दिया हुआ है A और C की वैल्यू भी क्या है, सेम है। हाँ, तो A और C एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें दो का साइड सेम हो। वही है ना, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें दो का साइड सेम हो। ठीक है, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें दो का साइड सेम हो, और जो उसमें C है वह A के परपेंडिकुलर है। तो एक ऐसा ट्रायंगल बना दो जिसमें दो का साइड सेम हो, साइड सेम कर दिया दो का। ठीक है, और वो दो कौन है, A और C है। तो इस दो में एक A और दूसरा C है। एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें दो का साइड सेम ही सेम कर दिया, और लिखा हुआ है वह कौन सा है, A और C है, और बोला गया है C जो है वह A के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ये C है, A के, हाँ बिल्कुल सही बन गया। अब A + B = C, A और B सेम ऑर्डर में है, तो अब ये तीसरा B बचा, और A + B मतलब A इधर जा रहा है और B इधर गया और C उल्टा गया, ये बना। क्यों, A + B, A + B = C, A + B = C। अब ढूंढ लो कौन सा एंगल पूछा गया है। पूछा गया है A और B के बीच का एंगल। अच्छा, ये दो का साइड सेम है, तो A और B साइड सेम है, तो ये 45, ये 45, बट ये एंगल नहीं होगा। क्लास में दिखाए थे, जब सेम ऑर्डर में हो तो एंगल अंदर नहीं बाहर वाला, ये आंसर होगा, ये होगा। ठीक है, 45 डिग्री को लिख सकते हो π/4 रेडियन। तो ये अगर π/4 है, और यहां से यहां टोटल होता है 180, मतलब पाई, तो 180 मीन्स पाई में π/4 माइनस कर दो, 4 - 1 3 π/4। तो A और B के बीच का एंगल 3 π/4। ये था 21। अगला क्वेश्चन 22, पढ़ो फटाफट अगला क्वेश्चन बच्चे। 22, एक बॉडी रुका हुआ है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब रुका हुआ है, ठीक है, उस पर 3 फोर्स लग रहा है, 2 फोर्स दिया हुआ है, और पूछा गया तीसरा निकालो ऑप्शन से। ऑब्वियस है, तीनों फोर्स का +0 हो जाए तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो एक F1 4I है, F2 6J है, तो F3 कितना हो। ठीक है, तो इस दो पर जोड़ दो, तो F1 F2 जोड़ो, तो F1 + F2 मिलकर जो हुआ वो हुआ बच्चे 4I, सॉरी हाँ 4I + 6J। तो किस ऑप्शन के साथ इसको जोड़ा जाए कि ये भी 0 हो जाए, तो दोनों लगा दो माइनस। देखो फोर्थ ऑप्शन, तो यदि इस दोनों फोर्थ ऑप्शन फोर्स को अगर फोर्थ ऑप्शन के साथ जोड़ दें तो टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। टोटल फोर्स 0, तो A0 मीन्स ये एक्सेलरेट नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में। वही पूछा गया है, वही पूछा गया है। अगला 23, बोला गया है, क्या बोला गया है, एक डिस्प्ले, मतलब कुछ वैसा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट 25I - 6J है। ठीक है, इसमें और कितना डिस्प्लेसमेंट जोड़ा जाए, ये बोला गया कितना डिस्प्लेसमेंट और जोड़ा जाए जिससे कि डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर हो जाए x की ओर। तो पहले से जो डिस्प्लेसमेंट था
वो 25i माइनस 6j था। इसमें किस ऑप्शन को जोड़े कि जोड़ने के बाद क्या मिले? बोला है मिले 7 मीटर x की ओर, मतलब 7i मिल जाए। तो इसमें हम क्या जोड़ें कि वो 7i मिल जाए? तो अब देखो, मतलब ये -6j को कटाना है, तो ऐसा करो इसमें क्या जोड़ा जाए? 6j जोड़ा जाए। तो -6 + 6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। और 25i में कितना जोड़ा जाएगा? 7 बन जाए, तो माइनस कर दो 18। अब शायद आंसर आ जाएगा। तो ये रहा, इसको इसमें जोड़ो, -6j + j 0, 25 - 18 कितना हो गया? 7 हो गया। ढूंढो ऑप्शन, -18i + 6j। ऑप्शन ये रहा थर्ड। तो क्या बोला गया है? डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, उस डिस्प्लेसमेंट में किस ऑप्शन को जोड़ें कि वो आ जाए 7i। सर अगर ऑप्शन नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते? वो भी सीख लो। अगर ऑप्शन नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते? सपोज ऐसे समझो, पहले से डिस्प्लेसमेंट ये है, तो 25i माइनस 6j है। इसमें कितना जोड़ें? तो मान लो SI मान लिए। ठीक है। इसमें कितना जोड़ें कि जिससे कि डिस्प्लेसमेंट हो जाए 7 मीटर x की ओर, तो 7i हो जाए। SI मुझे चाहिए, बाकी को उधर, सॉरी SI ने बोलो, ये कितना है ये नहीं पता मुझे, ये S मान लो। क्या मान लो? S। ठीक है। उसको उधर ले जाओ, तो S = 7i। इसको उधर ले जाओ, -25i। इसको ले जाओ, प्लस हो गया, +6j। यही तो आंसर आएगा। तो 7 - 25 -18i और +6j, कौन सा आंसर हो गया? थर्ड हो गया। ये था 23rd नंबर। अगला ये 24। i + j और j + k जब भी बेटा दो वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, तो एक को a मान लेना और दूसरे को b मान लेना। ठीक है। जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल पूछा जाए तो डॉट को याद करना क्रॉस से कठिन होता है। लगा दो फॉर्मूला एंगल निकालने वाला, cos θ a.b डिवाइड बाय a मोडुलस b मोडुलस, ये लगाना है। ठीक है। करो a.b, तो cos θ = a कितना है बच्चे? i + j डॉट b कितना है? j + k, और नीचे इसका मोडुलस i + j का मोडुलस √i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर j का 1 स्क्वायर, b का निकालो मोडुलस √1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, ऊपर डॉट करो i.j 0, i.k 0, j.j 1, j.k 0, ऊपर बचा 1, नीचे √2 हो गया, तो 1/2 आ गया। और कॉपी चेक कर लो, cos θ हाफ, तो थीटा 60 डिग्री। तो जब भी एंगल पूछा जाए और दोनों वेक्टर के फॉर्म में दिया रहे, तो सोचना ही नहीं है, हमेशा तुमको डॉट प्रोडक्ट कर देना है। क्रॉस में जाना, क्रॉस भी आ जाता है बट वो मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 25 का आ गया। अच्छा, सेम क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं अलग है। अगला क्वेश्चन 25, अगला क्वेश्चन 25। ठीक है। i + j, इसमें j - k देखते हैं। फिर वही फार्मूला cos θ a.b, तो a कौन है? i + j डॉट, दूसरे को b मान लो, तो j - k, नीचे मोडुलस वही √1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, इसका मोडुलस √2, इसका भी मोडुलस √2, ऊपर करो i.j 0, i.k भी, i.j 0, i.k भी 0। ठीक है। j.j 1, फिर 1 ही आ गया और नीचे 2 ही आ गया। सेम क्वेश्चन हो गया बच्चे। cos θ 1/2 सेम ही तो आ गया है ना। और चेक कर ले, i.j 0, i.k 0, j.j 1,
और जे डॉट के 0, फिर तो वही आ गया आंसर 60 डिग्री। ये था 25। अगला क्वेश्चन 26। पूछा गया है P और Q पैरेलल हो जाए, उसके लिए B की वैल्यू, बच्चे याद करो पैरेलल पहले, A कोई वेक्टर A है, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2A, डायरेक्शन सेम हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करो 3A, तो ये तुम तीनों क्या बोलोगे हैं, तीनों क्या बोलोगे, पैरेलल वेक्टर है। तो यही कुछ ऐसा करना है। बोला गया है P और Q पैरेलल है। अब खुद देखो, ये I है तो ये 2I है, तो ये डबल हो गए। K को चेक करो, ये K और ये 2K, K भी डबल है तो J भी डबल होगा, तो ये B की वैल्यू कितनी हो गया, 2, हो गया पैरेलल। क्यों, तुम रखो B की वैल्यू 2 तो क्या लिखोगे, P बराबर 2I, B रखोगे 2 तो 2J और प्लस 2K। तुम खुद देखो, अब ये रहा P और ये रहा Q, तो Q के रिस्पेक्ट में I भी डबल, B भी डबल, ये भी डबल, कैसा हो गया, पैरेलल वेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27, लॉजिकल क्वेश्चन, पढ़िए फटाफट आप भी। A और B सेम प्लेन में है और तीसरा वेक्टर प्लेन के बाहर है, तो उसका रिजल्टेंट, अच्छा मतलब एक x है दूसरा y है और तीसरा एक I है दूसरा J है तीसरा K है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्या बोला गया है, दो वेक्टर एक प्लेन में है, मान लो एक x और y है, ठीक है, x और y है, ठीक है, A और B, और C इसके बाहर है, ठीक है, C इसके बाहर में है। ऐसे बेटा समझो, देखो मेरे पास एग्जांपल दिखा जा दो, देखो देखो समझो, ध्यान देना, अगर मैं तुम्हारे सामने क्लोज लूप बनाऊं, बन गया क्लोज लूप, हो गया 0, तो ये 0 तभी हुआ जब ये क्लोज लूप को प्लेनर है। तो याद रखना क्वेश्चन लॉजिकल भी हो, तीन वेक्टर को प्लेनर हो, सेम प्लेन में हो, तभी वो 0 हो सकता है। अगर तीन वेक्टर नॉन को प्लेनर हो, मतलब एक इधर है बच्चे, एक x की ओर है, दूसरा y है और तीसरा z है, तो याद रखना नॉन को प्लेनर को 0 करने के लिए 3 नहीं 4 चाहिए, और को प्लेनर को 0 करने के लिए 3 चाहिए, ठीक है। तो यदि याद रखना तीन वेक्टर तीनों सेम प्लेन में नहीं हो तो कभी भी उसका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ऐसे समझो बेटा, एक I है दूसरा J है और तीसरा K आ गया, ठीक है, एक इधर है एक इधर है एक इधर लग रहा है, तो कभी भी रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। 0 तभी होगा जब सभी क्या हो, तीन के लिए को प्लेनर। अगर एक इधर एक इधर एक इधर, 0 को कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो यहां सिर्फ 3 लिखा हुआ। अगर बच्चे जानते हो A प्लस B प्लस C प्लस D भी लिखा होता तो 0 हो सकता है जब वो सेम प्लेन में नहीं हो। तो सेम प्लेन में नहीं हो तो 0 करने के लिए 4 चाहिए, और सेम प्लेन में हो तो 0 करने के लिए 3 से काम चल जाएगा। ये था 27। अगला क्वेश्चन 28, पढ़ो। F1 F2 जो है वो परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, तो फोर्स बताना है। तो F1 F2 परपेंडिकुलर है, पाइथागोरस, सेम डायरेक्शन तो प्लस, अपोजिट तो माइनस, परपेंडिकुलर तो पाइथागोरस, आंसर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। सोचने ही नहीं है, पाइथागोरस, परपेंडिकुलर हो पाइथागोरस। 29, F1 F2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, मतलब ये F1 F2 को डॉट करने पूछा गया है। पूछा गया है F1 डॉट F2 करो। आइए डॉट किया जाए, किसका डॉट किया जाए, 2I प्लस 5K को डॉट करना है, किसके साथ, 3J प्लस 4K, डॉट बच्चे सिखाए थे, 3J प्लस 4K के साथ डॉट करना। आइए डॉट किया जाए।
आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, 5 4 जा 20, आंसर 20, आंसर फर्स्ट। 29 का आंसर 1। पढ़ो जल्दी से, तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से पढ़ो बच्चे, तुम्हारे सामने है अब क्वेश्चन नंबर 30। टू वेक्टर ए और बी राइट एंगल है, देन राइट एंगल है, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट 0, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट 0, क्योंकि डॉट में आता है बच्चे कॉस थीटा। तो ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 है, तो ए डॉट बी 0। ये था 30। अगला क्वेश्चन 31। पी डॉट क्यू बराबर पी क्यू है, सही है। पी डॉट क्यू बराबर पी क्यू, तो पी डॉट क्यू का फार्मूला पी क्यू कॉस थीटा, और ये बोला गया है ये पी क्यू के बराबर है, तो पी क्यू कट गया। कॉस थीटा 1, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, आंसर फर्स्ट। 31 का आंसर फर्स्ट। अगला ये 32। हाँ, जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल या पूछा जाए तो हमेशा डॉट को याद कर लेना, कॉस थीटा ए डॉट बी, ए वहां से लाओ 5i प्लस 5j, इसको डॉट करो। दूसरा है 5i माइनस 5j। जब भी एंगल पूछा जाए और वह आई जे के फॉर्म में दिया रहे तो डॉट करना है, और नीचे उसी का मॉडुलस 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका भी स्क्वायर 25, इसका भी मॉडुलस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25। ऊपर करो आई डॉट आई 1 25। अब निकालें क्या, तो ऊपर ही 0 आ गया। देखो कॉस थीटा इक्वल टू आई डॉट आई 1 25, आई डॉट जे 0, जे डॉट आई 0, जे डॉट जे 1 और माइनस 25, नीचे की जरूरत ही नहीं थी, जब ऊपर ही 0 आ गया 25 माइनस 5 कट गया, तो कॉस थीटा आ गया बच्चे 0। कॉस थीटा 0 आ जाए तो थीटा कितना 90 डिग्री। कॉस थीटा 0 आ जाए तो थीटा 90 डिग्री। ये था 32। अगला क्वेश्चन 33। अगला क्वेश्चन बच्चे 33। तुम्हारे घर में इस कमरे में तुम रहते हो, उसकी डायमेंशन दिया हुआ है 10 12 14। तो 10 12 14, एक 10 है, दूसरा 12 है, दूसरा 14 है, ठीक है। तो लिख दो उसको वेक्टर फॉर्म में। रूम का डायमेंशन आई जे के फॉर्म में लिख दो। एस 10 मीटर है, तो एक मान लो एक्स की ओर होगा, तो दूसरा वाई की ओर होगा, 12 जी होगा, और तीसरा के होगा, 14 के होगा। निकल गया। अब पूछा गया है एक मच्छर मक्खी उड़ना स्टार्ट किया, कमरे में एक कॉर्नर से कहीं दूसरे कॉर्नर पहुंचा, तो डिस्प्लेसमेंट था शॉर्टेज डिस्टेंस। निकाल दो, लगा दो पाइथागोरस, निकाल दो पाइथागोरस। निकल गया उस मक्खी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उस फ्लाई का निकल गया डिस्प्लेसमेंट। कर दो 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, और 14 का स्क्वायर 196। जोड़ दो। अब जोड़ के बेटा तुम निकाल देना कि मैं ही निकाल दूं क्या। देखो जोड़ते हैं। 6 4 0 बचा 1, 9 1 10 4 14, 4 बचा 1 1 1 2 1 3 1 4। अगर सही मैंने जोड़ा है तो 196 4 180, 280 280 320। अब बेटा ढूंढ लेना तो आंसर यार, इसके क्लोजेस्ट जो आ जाएगा, तो लग तो रहा है 21 क्लोजेस्ट जो जाएगा। एक बार देख लो, 10 का स्क्वायर 100 सही है, 12 का स्क्वायर 144, और 14 का स्क्वायर 196। 14 का स्क्वायर 196 सही जोड़ा है ना, हाँ सही है, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो, अच्छा तू जो आ जाए।
440 21 से थोड़ा ज़्यादा होगा और क्या है ना। 21 से 21 का स्क्वायर 21 अरे यार क्या मैं कर रहा हूँ 21 ये हो गया 21 22 ये हो गया 42 14441 हाँ थोड़ा सा कम है क्लोजेस्ट चलेगा 21। अगला क्वेश्चन नंबर 34 फटाफट पढ़ो बच्चे फटाफट पढ़ो। मुझे बीच में थोड़ा कैमरा देखना पड़ता है कि सही चल रहा है कि बंद तो नहीं हो गया। चलो अगला क्वेश्चन 34। किसी वेक्टर का दो एंड पॉइंट दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड। अब सुनो बच्चे, ये क्लास 10th में पढ़ते थे एक डिस्टेंस फार्मूला, वो फार्मूला लगाना है यहां पर। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये क्लास 10th का फार्मूला है बच्चे। डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो एक मान लो x1 है, दूसरा x2 है, कर दो डिफरेंस। तो 4 माइनस माइनस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो अच्छे से करना, देखो फिर कर रहा हूं मैं। अंडर रूट किसी को भी x1 x2 मान लो, स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ठीक है। चलो इसको मान लिया x1 है और इसको मान लिया x2, तो -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस माइनस 4 हो प्लस हो गया, तो -2 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर। और तीसरा 0 माइनस 0 तो 0 ही हो गया, जोड़ दो। -4 -2 -6 का स्क्वायर 36 प्लस -2 प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 रूट 40 आ गया। रूट 40 मीन्स 4 बाहर निकाल लो तो ये आंसर आ गया 2√10। तो ये सब क्वेश्चन वेक्टर में आ गया है, बट ये सब ठीक है, पढ़ोगे सब आ गया डिस्प्लेसमेंट में। तो ये कौन सा फार्मूला है? डिस्टेंस फार्मूला, क्लास 10th वाला। ये था 34, पढ़ो 35। पूछा गया है एक्स वाई जेड के साथ एंगल बताओ। एक कोई वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, समझो। सपोज मुझे पहले एक्स के साथ एंगल निकालना है। इस पूरे को मान लीजिए, तरीका एक और भी शॉर्टकट भी है बट बेसिक मेथड। इसको मान लिए वेक्टर ए है, मुझे x के साथ एंगल चाहिए, तो x को मान लिया b है, तो a डॉट बी डिवाइड बाय a मॉडुलस b मॉडुलस। जहां b को मान लिया मैंने x एक्सिस है, a वहां से लाया i प्लस जे प्लस √2k डॉट, मैंने b किसको माना है? x को, क्योंकि पहला क्वेश्चन है x के साथ बताओ, तो x को मान लिया b, और x क्या होता है? i कैप, तो यहां लिख दिया i कैप, ठीक है। तो ये a है और b किसको मान लिया मैंने? x को, तो b रहा i कैप। नीचे इसका मॉडुलस अंडर रूट i का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, j का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2, और इधर हो गया 1। ऊपर सॉल्व करो, i डॉट i 1, बाकी सब 0, तो ऊपर हो गया 1, ऊपर क्या हो गया 1, नीचे 2 1 1 4, तो 1/2 cos थीटा 1/2, तो थीटा 60 आ गया। तो एक एंगल निकल गया 60, एक निकल गया 60, तो दूसरा भी 60 होगा। सुनो क्यों होगा? एक आ गया 60, तो अब देखो जैसा ये x है वैसा ही y है, तो x आया 60 तो y भी 60 होगा, तो x के साथ 60, y के साथ भी 60, तो ये तो रेस से हट गया। 60 में ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तीसरा निकालना पड़ेगा। तीसरा किसके साथ निकाला है? z के साथ, तो इस बार b को मान लिया जाए z, तो b को क्या मान लो? k कैप, ठीक है। लगाओ वही फार्मूला,
तो कॉस थीटा ए डॉट बी, ए लाओ आई प्लस जे प्लस √2k डॉट बी लाओ, बी स्क्वायर के माने डिवाइड बाय मोडलस के का मोडलस 1, इसका 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 2 √4, ऊपर डॉट करो आई डॉट के 0, जे डॉट के 0, के डॉट के 1, ऊपर बचा √2 और नीचे बचा 2, तो √2/2 कॉस थीटा आ गया बच्चे √2 और नीचे 2 को लिखा मैंने √2, 2 होता है, एक कट गया तो कॉस थीटा आ गया 1/√2 और 1/√2 कितना डिग्री बच्चे 45 डिग्री। तो आंसर जो दिखे 60, 60 और 45, 60, 60 और 45। अच्छा ठीक है, ये था नंबर 35। अगला क्वेश्चन आओ 36, पढ़ो फटाफट। फिर वही क्वेश्चन है एंगल बिटवीन ए एंड वाई, फिर वही क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बट ऑप्शन थोड़ा अलग है इसलिए बना रहे हैं हम लोग ऑप्शन थोड़ा अलग है। ए है और वाई एक्सिस को पूछा गया है तो उसको बी मान लो, तो बी मान लो जे है। इसको सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन डिग्री में नहीं है, तो हो सकता है कुछ मैथ्स और सीख जाए। आइए एंगल निकाले, तो सर ने बोला था हमेशा डॉट को याद करना, क्योंकि डॉट आसान होता है, क्रॉस में तुम फंस जाओगे। ए डॉट बी फंस जाओगे, लंबा थोड़ा होगा, ए मॉडुलस बी मॉडुलस, फंस तो नहीं जाओगे। लगाया जाए कॉस थीटा ए डॉट बी, ए 2i प्लस 3j और डॉट बी बी जे डिवाइड बाय ए मॉडुलस √2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और जे का मॉडुलस 1। तो ऊपर हो गया बच्चे आई डॉट जे 0, जे डॉट जे 1, ऊपर हो गया 3 और नीचे आ गया √13। तो कॉस थीटा आ गया बच्चे 3/√13, बट कॉस में तो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन एक नया था इसलिए मैंने कर लिया। ठीक है, अब कॉस थीटा, तो थीटा टिक मारते हो कॉस इनवर्स 3/√13, बट कॉस में तो ये ऑप्शन है ही नहीं। तो क्लास में सिखाए थे अगर कॉस पता हो, साइन टेन सब निकालना हो तो हमेशा ट्रायंगल को याद करना। किसको, मुझे नहीं, ट्रायंगल को याद करना। और ट्रायंगल में ये मान लो कॉस थीटा, देखो क्या सिखा रहा है। कॉस थीटा 3/√13, तो कॉस थीटा ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये 3 है और ये √13 है। अब लगा दो पाइथागोरस, इसका स्क्वायर इस 2 के स्क्वायर के बराबर होगा, तो √13 का स्क्वायर हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो √13 का स्क्वायर ये 13 माइनस 9 एच स्क्वायर, तो एच निकल गया 13 माइनस 9 4, 4 का रूट कितना 2, तो इस ट्रायंगल का हाइट निकल गया 2। अब तुमसे जो पूछा जाए tan थीटा 2/3, टिक मार दो। साइन थीटा 2/√13, तो अगर साइन में ये 2 बाय नीचे √13 होता तो ये भी सही मान देते हैं। ठीक है, तो क्या मैथ सीखे इसमें एक्स्ट्रा, जब कॉस थीटा निकल जाए और कॉस का ऑप्शन मैच नहीं करे तो बनाना ट्रायंगल। कॉस थीटा मीन्स बेस और ये हाइपोटेनियस, तो 3 और √13, तो ये निकाल लिए। अब तो तुम जो पूछ दो सर, tan पूछ दो, साइन पूछ दो, उससे टिक मार देना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा नया आ गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो जल्दी से पढ़ो। 37 पूछा गया है यूनिट वेक्टर, तो उसके बताए थे किसी को टोपी पहनाना हो तो उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दो, तो i प्लस जे उसका मॉडुलस अंडर रूट, i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 स्क्वायर, जे का ये 1 स्क्वायर, तो ऊपर रहा बच्चे i प्लस जे और नीचे √1 प्लस 2, तो √2, इसको तुमने पहना दिए टोपी, तो i प्लस जे बाय √2। थर्ड, तो यूनिट वेक्टर बनाना हो तो उसके मॉडुलस से डिवाइड, ये था 37। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो गलत जगह आ गया बच्चे, ये क्वेश्चन तो एरर मेजरमेंट जब पढ़ोगे यूनिट डायमेंशन वहां का है ना, इसको हटा रहे हम, ये गलत आ गया।
39। हाँ, एक लॉजिकल क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व नहीं, इसको लॉजिक से समझा सकते हैं। देखो देखो तुमको पहले मैं क्या समझा रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना। सुनो बच्चे, पहले समझो लॉजिक से ये, अगर 4 फोर्स मैं लगाऊं, एक इधर एक इधर, तो इसने इसको क्या कर दिया, बैलेंस। एक लगाया ऊपर और एक लगाया नीचे, तो इसने इसको क्या कर दिया, बैलेंस। मतलब 4 फोर्स हो को प्लेनर, तो वो बैलेंस कर सकता है जब इसके बीच का एंगल कितना हो, π/2। कितना हो, π/2। तो 4 के लिए टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो 360, अच्छा पाई में बोलोगे 2 पाई, रुको 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 रुको, अरे पूरा हट गया बच्चे, फिर से। एक 10 मैं इधर लगाऊं, एक 10 इधर लगाऊं, एक 10 ऊपर लगाऊं और एक 10 नीचे लगाऊं, तो चारों ने इसको इसको कर दिया कैंसिल, इसने इसको कर दिया। तो 4 फोर्स कैंसिल कब हो रहा है, टोटल घूमते हैं तो 360 डिग्री, π/2 पाई। तो 2 पाई, 4 फोर्स है तो 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो 4 फोर्स तो 4 से डिवाइड कर दिए, तो ये कट कर हो गया π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, हो गया बैलेंस। तो यहां पूछा गया है, यहां पूछा गया है 4 नहीं 100 फोर्स हो, कितने फोर्स हो, 100। तो जिस तरह से 4 फोर्स था तो 4 से डिवाइड, तो वैसे ही 2 पाई में 100 फोर्स हो तो 100 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया π/50। इसका मतलब 100 फोर्स हो और हर एक 2 फोर्स के बीच का एंगल π/50 हो तो सभी एक दूसरे को काट देगा। वही तो वहां बोला गया है कि हर एक के बीच का एंगल कितना हो, π/50, तो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, 0। ठीक है, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई करूं मैं, देखो टोटल कितना एंगल होता है, 2 पाई। अगर मैं बोलूं n फोर्स हो, नंबर नहीं, n फोर्स हो, तो n फोर्स को 0 करने के लिए हर एक 2 फोर्स के बीच का कितना एंगल होनी चाहिए, तो 2 पाई टोटल एंगल, n फोर्स हो तो n से डिवाइड कर दो, तो इतने एंगल पर कितने फोर्स हो, n फोर्स हो, तो सभी एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। वही क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 39, अगला क्वेश्चन नंबर 40, पढ़ो फटाफट नंबर 40। एक वेक्टर दिया हुआ है, उसकी लंबाई पूछा गया है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स वाई प्लेन, तो सिर्फ एक्स वाई को चेक करो, सिर्फ इसको चेक करो। एक्स में आई है, वाई में जे है, तो पाइथागोरस लगा दो। आई का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर 9, जे का कोफिशिएंट 1, 1 का स्क्वायर 1 है, तो कितना हो गया, √10 हो गया, टिक मार दो √10। फिर क्वेश्चन क्या है, एक वेक्टर बोला गया उसकी लंबाई बताओ एक्स वाई प्लेन में। अगर एक्स वाई नहीं पूछता, एक्स वाई जेड में बताओ, तो पाइथागोरस लगा देते तीनों के लिए। तो एक्स वाई में पूछा गया तो सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू लो। अगला क्वेश्चन 41, अगला क्वेश्चन बच्चे 41, पढ़ो फटाफट 41। दो फोर्स जिसकी मैग्नीट्यूड, दो फोर्स है जिसका रिजल्टेंट पढ़ो पढ़ो पढ़ो, वही लॉजिकल क्वेश्चन हो गया बच्चे, पढ़ो फिर से पढ़ो। पहले कंसेप्ट सुन लो, देखो ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो कंसेप्ट। अगर दो फोर्स सेम ही डायरेक्शन में हो, जब उसका रिजल्टेंट बनेगा तो दोनों को जोड़ोगे, तो जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में तो उसका रिजल्टेंट दोनों से बड़ा होता है, और एक इधर हो और एक इधर हो तो उसका रिजल्टेंट, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। समझो एग्जांपल के साथ,
सेम डायरेक्शन में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक 5 है एक 10 है, तो मिलकर 15 हो गया। तो ये जो 15 है 5 और 10 से दोनों से बड़ा है। उल्टा भी समझो, यहां से ये 10 गया और उल्टा लग गया 9, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, माइनस कर दो, तो रिजल्टेंट हो गया 1। तो जब अपोजिट है तो जो रिजल्टेंट है इस दोनों से छोटा हो सकता है, किसी एक से बड़ा भी करना। सुनो, अगर मैं एक ले जाऊं आगे 10, आगे 10 और पीछे उल्टा लगा मान लो 2, माइनस करोगे तो इसका रिजल्टेंट 8 हो गया। तो ये जो 8 है किसी एक से बड़ा हो गया और दूसरे से छोटा हो गया। तो काम का चीज, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों से बड़ा होने की गारंटी है। दो सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट दोनों से बड़ा होने की गारंटी है, और उल्टा हो तो उसका रिजल्टेंट दोनों से छोटा हो भी सकता है या किसी एक से छोटा दूसरे से बड़ा हो सकता है। ढूंढ लो ऑप्शन, ये पूछा कुछ बोला गया है। क्वेश्चन पढ़ो। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स हैज द मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स। अच्छा, तो ये ऑब्वियस है, रिजल्टेंट किसी एक बड़े वाले से छोटा है तो पक्का है डायरेक्शन अपोजिट रहा होगा, पक्का है डायरेक्शन अपोजिट ही रहा होगा। मतलब एंगल जो है या तो ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब ढूंढते हैं क्या बोला गया है। रिजल्टेंट ऑफ दो फोर्स का जो रिजल्टेंट है बड़े वाले फोर्स से स्मॉलर देन द लार्जर फोर्स। मैं ऐसा ऐसा समझो, ऐसा समझो, डायग्राम समझा देता हूं। एक ये है और एक ये है, तुम यहां से यहां गए, ऐसे समझो। देखो, तुम यहां से यहां गए और फिर यहां से यहां गए। मैं पूछूं तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो बोलोगे सर मेरा डिस्प्लेसमेंट ये है, रिजल्टेंट है, क्योंकि तुम पहले S1 इधर गए और S2 इधर गए। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब इस दो के बीच का एंगल क्या हो, 190 से ज्यादा हो। ठीक है, ढूंढो ऑप्शन। ढूंढो। एक बार और पढ़ लो क्वेश्चन अच्छे से, बट कंसेप्ट वही है। Resultant of two force has the magnitude is smaller than the magnitude of the larger force. ठीक है, the two force must be, दोनों फोर्स, ठीक है, पढ़ते हैं। different, two force must different both in magnitude and direction, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो, सबको जस्टिफाई करते हैं हम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, एक्सट्रीमली स्मॉल इन मैग्नीट्यूड हैविंग, हमको ये आंसर फोर्थ ही बच्चे हैं। मतलब एंगल दोनों के बीच का 90 डिग्री से बड़ा हो तभी रिजल्टेंट 90 डिग्री से बड़ा हो। याद करो, एफ 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 कब आया था, 120 डिग्री पर, 90 से क्या था, बड़ा था। तो 90 से बड़ा है तो वही है, वही है। ठीक है, द टू फोर्स डिफरेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन। अच्छा सर ये सेकंड क्यों नहीं, सिर्फ 2 सेकंड बता रहा हूं मैं। सपोज बच्चे दो फोर्स ऐसा हो, एक 3 न्यूटन और एक 4 न्यूटन परपेंडिकुलर हो, तो पाइथागोरस लगाओ तो रिजल्टेंट 5 हो गया। कितना हो गया, 5। अब जो ये बड़ा फोर्स है ये दोनों से बड़ा है, तो ये पक्का है रिजल्टेंट अगर दो के से किसी एक से छोटा है तो पक्का है वो एंगल जो है 0 और 90 से बड़ा होगा। ठीक है, तो हम ऐसे बता दिए कर। सुनो, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो तो ये पक्का है जो रिजल्टेंट होगा वह किसी एक F1 और दूसरा F2 दोनों से बड़ा होने की गारंटी है। दोनों फोर्स से बड़ा होगा यदि दोनों के बीच का एंगल 0 90 से बड़ा है, उसके बीच में, तो रिजल्टेंट छोटा तभी होगा जब एंगल क्या हो, 90 से बड़ा, तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये रेस से बाहर हो गया। ठीक है, तो आंसर मुझे तो यहां ये फोर्थ, ठीक है, यही है। हा 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 हा। नंबर 42,
पढ़ो फटाफट क्वेश्चन। 3 वेक्टर है OA, OAB और OC। ये ट्रायंगल है, मतलब ये भी R है, ये भी R है और ये भी R है। ये है R, ये है R और ये है R। इसका निकालना है, ये रेडियस है, ठीक है। इसको रीजल्ट एंगल समझ लेना। अब ये R परपेंडिकुलर है तो लगा दो पाइथागोरस। अंडर रूट R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कितना हो गया, √2R। तो इस दो को सॉल्व किया तो √2R। और याद करो, दो इक्वल वेक्टर हो तो रिजल्टेंट बीच से जाता है, और बीच में एक R और है, तो ये दोनों जब मिला तो बन गया √2R, और एक बीच में R है तो ये √2R, जो दो परपेंडिकुलर है, और एक बीच में R है तो ये R जोड़ दिए, तो आंसर R कॉमन, √2 + 1। ये आंसर √2 + 1। आंसर सेकेंड। आंसर सेकेंड। ये था 42। पढ़ो 43। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा है, पता नहीं सॉल्यूशन का बड़ा है वो छोटा होगा। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन नंबर 43। ये थोड़ा स्क्रीन से बाहर हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा स्क्रीन को बच्चे ऊपर कर लूँ, इसे बीच में थोड़ा थोड़ा देखना पड़ता है। यस, ये क्वेश्चन स्क्रीन से बाहर निकल गया था। चलो पढ़ो क्वेश्चन। x + y और x - y दो फोर्स क्या है, दो फोर्स का रिजल्टेंट √x² + y² है। तो पूछा गया दोनों बीच का एंगल कितना है। ठीक है, देखा जाए। पहले रिजल्टेंट का फार्मूला, अगर हम R² लिखूं तो रूट नहीं लिखना पड़ेगा, F1² + F2² + 2F1 F2 cos थीटा। ये रिजल्टेंट का फार्मूला। R² तो रूट नहीं लिखना है। अब बोला गया रिजल्टेंट ये आ गया, तो R² इसको स्क्वायर कर दो तो रूट हट गया, तो यहां लिखा x² + y²। यहां बोला गया रिजल्टेंट ये है, ये R² का फार्मूला है, तो जो R है उसको मैंने स्क्वायर लगा दिए। क्या लगा दिए, स्क्वायर लगा दिए, R²। अब सॉल्व किया जाए बच्चे, देखा जाए RHS। F1 तो बोला गया है जो एक फोर्स है वो x + y है, तो यहां लिखोगे x + y का होल स्क्वायर। दूसरा F2 जो है वो x - y है, इसमें बस कैलकुलेशन ज्यादा है, x - y है, ठीक है। अब प्लस 2F1 x + y F2 x - y इंटू cos थीटा। ये सॉल्व करना है। अब सॉल्व किया जाए, x² + y² लगा बच्चे, a + b का होल स्क्वायर, तो x² + y² + 2xy। बहुत बड़ा काम, बस x - y का होल स्क्वायर, x² + y² - 2xy, ठीक है। उधर a + b a - b a² - b², तो +2 इसको लिखा x² - y² और क्या बच गया, cos थीटा। देखते क्या क्या कटता है, क्या क्या कटता है, क्या क्या कटेगा, क्या क्या कटेगा। एक तो +2xy - 2xy ये कट गया, ठीक है। और ये देखो, और कुछ कटा क्या बच्चे, x² + y² ये भी कट गया। इधर बचा x² + y² इधर लिया तो माइनस हो गया, तो इन LHS -x² - y²। उधर क्या बचा, बराबर 2x² - y² इंटू cos थीटा। सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको नीचे ले आओ और यहां माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन कर लिए, तो x² + y² कॉमन, इसको नीचे ले आओ, +2 और इसको लिखा x² - y², किसके बराबर बच्चे, cos थीटा। टिक मार दो ऑप्शन। अब cos इनवर्स ऊपर देखिए, नीचे दिखेगा 2 ब्रैकेट में x² - y² दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन में, आंसर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कैलकुलेशन ज्यादा था, ठीक है।
कैलकुलेशन बस जाना था। अगला पढ़ो, अगला पढ़ो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 44। देखते हैं जितना मैक्सिमम पहुंचा सके आपके इसका जितना। किसी ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म में, तो पूछा गया है कैसा ट्रायंगल बनेगा, तो तीनों का निकालो मॉडुलस। आइए जो ए लिखा हुआ उसका निकालो, ए मॉडुलस 3। ए का देखो आई के साथ 3 है, 3 का स्क्वायर 9, जे के साथ -2 का स्क्वायर 4 और के साथ 1 का स्क्वायर 1, ये निकल गया √14। सर निकालने क्यों जा रहे हो? अगर ए बी सी तीनों सेम हो गया तो बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखते क्या होता है, ए निकल गया, कुछ वैसा ही बी निकालते हैं, बी का मॉडुलस √ बी के साथ आई के साथ कौन है 1, 1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 10 और 25 35। इक्विलैटरल तो नहीं है, दो डिफरेंट हो गया। सी निकालो, सी का मॉडुलस निकालो, सी का मॉडुलस निकालो, सी का मॉडुलस निकालो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, -4 का स्क्वायर 16, ये हो गया √25। तो ए बी सी तीनों डिफरेंट है तो पक्का है इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है। दो साइड सेम होता तो ये आइसोसेलेस होता, वो भी नहीं है। क्या ये सर ये राइट एंगल ट्रायंगल है? राइट एंगल में दो छोटे का स्क्वायर बड़े स्क्वायर के बराबर होता है। देखते हैं, दो छोटा, ये छोटा वो छोटा, इसका स्क्वायर रूट हट गया 25, उसका स्क्वायर रूट हट गया 14, बराबर देखे इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट हटा दो 35। अरे बच्चे ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। आया कि नहीं आया? एक बार चेक कर लो, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। एक बार चेक कर ले, नहीं ट्रायंगल तो बन जाएगा ना। देखते हैं, एक बार चेक कर ले, चेक कर दो। 3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 10 14, एक लंबाई इतने हो गए। बी 1 9 25 25 9, हाँ ये जो है गलती कर दिया मैंने, ये गलती कर दिया। 25 1 26, नहीं सही जोड़ा बच्चे, सही तो जोड़ा, सही जोड़ा, 35 सही है। सी चेक करो, सी 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 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 16 16 4, अच्छा हाँ यहाँ गलती ये कर दिया, 25 नहीं, 16 4 20, ये 21। ठीक है, तो तीनों सेम नहीं है तो पहला ऑप्शन हट गया, कोई दो भी सेम नहीं है तो दूसरा भी हट गया। तीसरा चेक करते हैं, बड़े का स्क्वायर बड़ा कौन है 35 का स्क्वायर 35, छोटा कौन है उसका स्क्वायर 14, इसका स्क्वायर 21, ये जोड़ दो इसके बराबर हो गया। मतलब जो बड़े का स्क्वायर है इस बड़े का स्क्वायर बाकी दो स्क्वायर के प्लस के बराबर हो गया, पाइथागोरस लग गया, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। आंसर थर्ड, 44 का आंसर थर्ड। अगला पढ़ो 45। ए बी दिया हुआ है, सी ए दिया हुआ है, बी सी बताओ। ये सब क्वेश्चन समझ लो। देखो देखो बच्चे, ये सब पढ़ोगे थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट में आगे, फिर सुन लो। ए बी का मतलब बी माइनस ए होता है, ठीक है, तो ये बी माइनस ए बी का मतलब बी माइनस ए होता है। तो क्वेश्चन में बी माइनस ए बी का मतलब, तो बी माइनस ए दिया हुआ है 2i + 2j। ये कहाँ पढ़ाओगे सर? डिस्प्लेसमेंट पढ़ाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। सी ए का मतलब ए माइनस सी ए बाद में है, तो ए माइनस सी, तो ए माइनस सी आई माइनस जे दिया हुआ है। तो पूछा गया बी सी बताओ, बी सी का मतलब सी माइनस बी, बी सी का मतलब सी माइनस बी, तो मुझे सी माइनस बी चाहिए, ये चाहिए ना? हाँ चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो देखो देखो, और बी सी चाहिए, बी सी का मतलब मुझे सी माइनस बी चाहिए, मतलब मेरा जो रिक्वायरमेंट है सी प्लस में चाहिए और बी माइनस में। तो तुम ही सोचो, इस दो का तुम जोड़ोगे तो ए कट गया, तो ये बी माइनस सी निकला, ये बी माइनस सी निकला, तो बी माइनस सी निकला। इसको प्लस करने पर 2i 3i हो गया, और +2 - 1 + j हो गया। ये निकला बच्चे b माइनस सी,
और वहां b माइनस सी, वहां बी सी मतलब c माइनस बी पूछा गया है, तो b माइनस सी निकला ये, और वहां पूछा गया है बी सी मतलब c माइनस बी निकालना है, तो इसको उल्टा कर दो, प्लस को माइनस कर दो, तो आंसर -3 आई, -3 माइनस जे, आंसर सेकंड वाला। ठीक है, तो इसमें वेक्टर का नहीं, इसमें डिस्प्लेसमेंट का, फिर भी याद रखना है ए बी का मतलब ई माइनस ए, बस। अगला क्वेश्चन नंबर 46, पढ़ो बच्चे 46, पढ़ो बच्चे 46। सी जो है ए प्लस बी के बराबर है, सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इट इज पॉसिबल टू सी ए और बी, तो दो छोटा, हाँ कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे, कुछ देर पहले बात कर रहे थे। ठीक है, क्या बात कर रहे थे सर? अगर दो वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो तो रिजल्टेंट दो से बड़ा होगा, और उल्टा हो तो हो सकता है रिजल्टेंट दोनों से छोटा भी हो सकता है। ढूंढ लो आंसर बस। पहला ऑप्शन सी हमेशा ए प्लस बी से बड़ा होगा, गलत जवाब। ये तभी होगा जब थीटा 0 और 90 के बीच में हो, तभी होगा ये, तो ऑलवेज नहीं होगा। दूसरा है ये हो सकता है कि सी ए से भी छोटा हो और बी से छोटा, बिल्कुल सही, मैंने प्रूफ किए थे कि तुम यहां से ए आगे गए और ए मान लो 10 है, और तुम उल्टा आए बी, और बी मान लो उल्टा आए 9 है, तो 10 माइनस 9 1 कर दो, तो रिजल्टेंट जो सी है वो 1 हो गया। तो जो छोटा रिजल्टेंट हो सकता है 2 से छोटा हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। ये पॉसिबल है कि रिजल्टेंट ए से भी छोटा हो और बी से छोटा। ये कब इसलिए ऑलवेज तो होगा ही नहीं, हटाई दो। तो ध्यान से, रिजल्टेंट 2 से बड़ा जब दो के डायरेक्शन सेम हो, और रिजल्टेंट छोटा हो सकता है दोनों अपोजिट हो, तो वहां छोटा होने की प्रोबेबिलिटी है। अगला नंबर 47, पढ़ो फटाफट। दो वेक्टर ए और बी एक दूसरे के नहीं कुछ और था। दो वेक्टर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अच्छा, जो रिजल्टेंट है ए और बी के परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ए इधर बना दिए और रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, ये रिजल्टेंट है और ये ए, ठीक है, परपेंडिकुलर। और दूसरा ऑब्वियस बी होगा, ये रिजल्टेंट ए है और ये बी मान लिए है। अब पढ़े क्वेश्चन आगे क्या है। तो ए और बी सेम ऑर्डर में होगा, तो ये ए है, ये बी है और ये रिजल्टेंट है, डायरेक्ट बन गया। फिर से दो वेक्टर ए और बी है, और जो रिजल्टेंट है ए के परपेंडिकुलर है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हाफ है बी का, तो ये जो है वो उसका आधा है, तो ये b/2 है। बस कम हो गया। किसी ट्रायंगल में दो साइड पता हो तो लगा दो, हाइट पता है, हाइट ये पता है तो लगा दो साइन थीटा, तो मुझे ये थीटा चाहिए तो साइन थीटा हाइट b/2 है और ये b है, कट गया, हाफ आ गया, मतलब वो जो थीटा दिख रहा है वो 30 डिग्री पर दिख रहा है, ठीक है। तो 30 डिग्री ये है, बट ये 30 डिग्री टिक मात मार दे रहा। जब सेम ऑर्डर में हो, एक का हेड और दूसरे का टेल, तो अंदर एंगल अंदर नहीं एंगल बाहर होता है, तो ये टिक मारना है 150। ये रहा बच्चे आंसर सेकेंड। ये था 47। अगला पढ़ो फटाफट 48। अगला बेटा पढ़ो फटाफट, पढ़ो 48। ये भी लगता है वैसे ही है, इन्वर्स करना पड़ेगा, देखते हैं। P और Q का रिजल्टेंट जो है P के परपेंडिकुलर है, फिर वही क्वेश्चन हो गया। ये P है और ये रिजल्टेंट है। P और Q का रिजल्टेंट ये है P और ये है Q है। P और Q सेम ऑर्डर में है, तब तो उसी को जोड़ते जो सेम ऑर्डर में हो, तो P + Q = R है, ठीक है। और क्या बोला गया है, एंगल बिटवीन P एंड Q, तो ये एंगल अंदर नहीं बाहर वाला होगा, ठीक है। अब देखो ऑप्शन कॉस साइन में है,
तो ये अगर एंगल निकालना होगा तो क्या करोगे, कॉस थीटा लिखोगे तो बेस पी बाय क्यू। अगर कॉस पी बाय क्यू में हो तो, अगर साइन में लिखोगे तो साइन थीटा में क्या लिखोगे, हाइट कौन है, रिजल्टेंट है, बट सभी ऑप्शन पी और क्यू में है तो साइन का यूज ही नहीं है। कॉस में आ जाओ तो कॉस थीटा पी बाय क्यू, तो एंगल निकालना है तो कॉस इनवर्स पी बाय क्यू। लेकिन अपने को एंगल चाहिए बाहर वाला, ये चाहिए, तो कॉस इनवर्स पी बाय क्यू मत टिक मार देना, ये नहीं टिक मार तो क्या टिक मारे सर, इसको उल्टा करना है, मतलब ये पी की जगह माइनस पी लेना है। सेकंड, समझा? तो थोड़ा अलर्ट रहना बच्चे। ये था 49। अगला पढ़ो 49। अगला पढ़ो बच्चे 49। मिनिमम एंड मैक्सिमम, दो वेक्टर का मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है 3 1। क्लास में आज डिस्कस किए थे, मैक्सिमम जब सेम डायरेक्शन और मिनिमम जब अपोजिट, तो P और Q का मैक्सिमम कब, जब सेम डायरेक्शन रहा होगा और सेम डायरेक्शन में प्लस करते हैं, तो मैक्सिमम जब P प्लस Q किए होंगे सेम डायरेक्शन वाला, उल्टा करेंगे तो मिनिमम। और मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो दिया हुआ बच्चे, कितना दिया हुआ है, 3/1। तो 3/1 इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो P प्लस क्यू बराबर 3P माइनस 3Q। इधर ले जाओ, 4Q बराबर 3P माइनस P 2P। तो यहां से P और Q के बीच पूछा गया है, ठीक है, तो यहां से देखो क्या निकला, एक 2 कट गया तो P बराबर 2Q, ढूंढ लो ऑप्शन, P बराबर 2Q, आंसर फर्स्ट। ये था 49। अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास 50 है बच्चे। अगला क्वेश्चन नंबर 50। हाँ, पढ़ो 50। ए और बी का रिजल्टेंट R1 है। जब बी को रिवर्स किए, पढ़े क्या है, ए और बी का रिजल्टेंट R1 है, जब बी को रिवर्स कर दिए तो रिजल्टेंट R2 हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अच्छा भाई, रिवर्स किए, बी को रिवर्स किए तो R2 हो गया, ठीक है। तो रिवर्स किए मतलब बी को माइनस बी बना दिए, यही बोला होगा ना, हाँ वही होगा। तो ये बोला गया है R1 जो है वो A प्लस बी है, जो ये R1 है। जब B को रिवर्स कर दिए तो वो R2 हो गया, तो R2 जो है वो रिवर्स कर दिए, मतलब B को रिवर्स कर तो वो A माइनस बी है। अब इसका क्या करें, ठीक है। तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर करो। अच्छा, अब क्या करें भाई, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना होगा, मतलब R1 स्क्वायर R1 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जोड़ दो, लगा दो यहाँ पर R1 स्क्वायर, यहाँ पर एरो नहीं स्क्वायर है बस, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे, R1 स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे और प्लस R2 स्क्वायर का फार्मूला। तो R1 स्क्वायर का फार्मूला क्या पढ़े थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और R2 स्क्वायर का फार्मूला ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये दोनों तो कट गया, तो ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। आ गया बच्चे आंसर थर्ड, 50 का आंसर थर्ड आ गया। आइए अगला क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन पढ़ो 51। 51 पढ़ा जाए बच्चे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग सकता है ये 51। दो वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट R है, बहुत बढ़िया, R है तो क्या करें हम, दो वेक्टर P और Q का रिजल्टेंट R है, तो मैं लिखा R का फार्मूला लिखूं क्या, और क्या बोला गया है, Q को डबल किए तो रिजल्टेंट जो है P के परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा अच्छा, तो लॉजिक्स बन जाएगा, सुनो 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 सुनो, क्या बोला गया है, P प्लस Q है,
बोला गया P प्लस क्यू है जो ये R के बराबर है। बहुत बढ़िया। अब बोला कि जब Q को डबल कर दिए, Q को 2Q कर दिए और P को कुछ नहीं किए, तो जब P को 2Q किए तो ये R नहीं R1 बन गया। क्या बन गया? R1 बन गया। और ये जो R1 है ये P के परपेंडिकुलर है, मतलब इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, इसका बनेगा। ठीक है, रिजल्टेंट जो है वो P के परपेंडिकुलर है, तो इधर P दिखा दिए बच्चे, ये P दिखा दिए। ठीक है, और जो R1 है इसके परपेंडिकुलर है, ये दिखा दिए R1। ठीक है, और Q जो है 2Q है, मतलब ये यहां बोला गया है जो नया रिजल्टेंट है वो P के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये बन गया। और ये इसका डायग्राम ये यहां रहा होगा, ये है 2Q। फिर से P प्लस क्यू बराबर R, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिया, कुछ दिया हुआ है। इसमें है जब Q को डबल किए तो R1 P के परपेंडिकुलर, तो पहले ये बताया कि यहां कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब देखो ये हो गया, तो यहां से यहां 2Q है, तो मतलब ये आधा रहा होगा Q और आधा रहा होगा Q। अब पूछा गया है, ठीक है, पूछा गया है R बताओ किसके इक्वल। अच्छा, R ये पूछा गया है, इसका मतलब पहले ये P था और ये आधा Q था, तो ये रहा होगा R, ये रहा होगा R पहले का। फिर सुनो क्वेश्चन क्या था, P प्लस क्यू बराबर R है, बहुत बढ़िया। Q को डबल किए तो ये R1 बन गया, और डबल करने के बाद ये R1 P के परपेंडिकुलर है, तो ये P है तो ये R1 है, तो ये ठीक है। और P और 2Q सेम ऑर्डर में है, तो P प्लस 2Q ये R1 है, तो आधा इसका Q रहा होगा, तो ये P और ये Q और ये R है। अब तुम्हें सोचो, क्या सोचूं मैं, क्या सोचे सर, इसके बाद देखो क्या सोचते हैं, इसके बाद क्या सोचते हैं। सुनो, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल देखो, इसका ये भी Q, ये भी Q, ठीक है, ये भी Q, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो किसी ट्रायंगल का, सुनो, किसी दो ट्रायंगल का दो साइड सेम हो, तुम सोचो, इसमें इसमें देखो, इसमें कौन है QR, इसमें भी कौन है ये QR, तो किसी दो ट्रायंगल का दो साइड सेम हो तो तीसरा साइड भी सेम होगा। कोई दो ट्रायंगल देखो बच्चे, इसको इसको देखो, ये साइड दोनों का कॉमन है, ये भी दोनों का कॉमन है, तो किसी ट्रायंगल का एक साइड दो साइड सेम हो तो तीसरा भी सेम हो, तो ये भी और ये भी सेम हो गया, तो ये सेम हो गया, मतलब ये निकल गया जो R1 जो नया रिजल्टेंट था वो P के बराबर है। वो क्या है? P के बराबर है। तो ये अगर P के बराबर है तो ये एंगल 45, ये भी एंगल 45 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट ये 20 से गया था, तो ये 45, ये 45, ये 90, तो ये भी 45। तो किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम हो, ठीक है, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है, तो ये एंगल सेम हो तो ये वाला साइड और ये भी सेम होगा, तो यही आंसर टिक ढूंढ लो। क्या पूछा गया? R किसके बराबर होगा? Q के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? कोशिश को समझने का फिर से। तुमसे मैं बोलूँ एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, किसी ट्रायंगल का दो साइड सेम है तो तीसरा भी पक्का ही सेम होगा। ठीक है, तीसरा भी पक्का सेम होगा। P प्लस क्यू बराबर R है, Q को डबल किया मतलब P प्लस 2Q बराबर R1 है। यहां से स्टार्ट क्यों किए? क्योंकि यहां पर एक इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, P जो है R1 के परपेंडिकुलर है, तो ये यहां से P दिखाए और ये दिखाए R1 नया रिजल्टेंट, और P प्लस 2Q मतलब P और Q 2Q का ऑर्डर सेम रहा होगा, तो ये P ये 2Q तो ये R है। ठीक है, 2Q का आधा Q, तो ये आधा किए तो ये एंगल भी आधा हो गया, तो ये 45 तो ये भी 45, अब ये भी 45 तो ये 45 45, तो जब दो एंगल सेम हो तो दो साइड भी सेम होगा, R बराबर Q। क्वेश्चन डायग्राम पर ज़्यादा था, ये था 51। अगला क्वेश्चन 52, अगला क्वेश्चन 52। दो फोर्स F1 F2 एक बॉडी पर लग रहा है, दो फोर्स F1 F2 लग रहा है, वन फोर्स डबल है, एक फोर्स जो है दूसरे का डबल है।
और रिजल्टेंट इज इक्वल टू ग्रेटर फोर्स। अच्छा अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो, क्या बोला गया। F1 F2, दो फोर्स F1 F2 लग रहा है किसी बॉडी पर, और एक फोर्स दूसरे का डबल है। तो ये मान लो F2 बराबर 2F1 मान लो, लिखा हुआ है डबल है। एक फोर्स जो है वो F1 का डबल है। ठीक है ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, अब बोला गया है वन फोर्स इज डबल। ठीक है, और जो रिजल्टेंट है वह ग्रेटर फोर्स के बराबर है। तो जो रिजल्टेंट आर है F2 2F1 के डबल, F1 के डबल है, और जो रिजल्टेंट वो बड़े फोर्स के बराबर है, जो रिजल्टेंट वो F2 है। क्या बोला गया इसके बाद पढ़ो, रिजल्टेंट जो है इज इक्वल टू ऑफ द ग्रेटर फोर्स। तो F2 F1 से डबल है, तो F2 बड़ा F1 छोटा है, तब तो इसका डबल F2 हुआ, और जो रिजल्टेंट F2 है। तो एक डायग्राम बनाओ, एक डायग्राम बनाओ इसमें रिजल्टेंट जो सबसे दो, एक डायग्राम बनाओ जिसमें दो का साइड सेम होगा। ठीक है, एक ऐसा डायग्राम बनाओ जिसका दो का साइड सेम होनी चाहिए। तो दो का साइड अगर सेम हो, एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें दो का साइड सेम हो। ठीक है, और पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, डबल है, रिजल्टेंट जो है वो डबल है, एंगल बिटवीन टू फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। अच्छा बेटा, सभी ऑप्शन कॉस में, तो लगा दो क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट वाला, लोगो लगाते हैं। रिजल्टेंट का स्क्वायर उससे हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। रिजल्टेंट जो है F2 है, तो R को लिखा है F2, तो F2 स्क्वायर बराबर F1 जो है F2 का 2 हाफ है। तो ठीक है, तो यही चेंज कर दो, तो ये लिख दो, क्या लिख दो मैं, F1 को F2/2, तो F1 को लिखा F2/2, मतलब ये F2/2 का स्क्वायर, तो F2 स्क्वायर/4 हो गया। F1 को लिखा है F2/2, तो स्क्वायर कर दिए, तो F2 स्क्वायर/4 प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1, लिखो यहां से F2/2 और इनटू F2, सबको F2 में कर दिया, चूंकि F2 काटना है इसलिए बदला मैंने। तो ये F2 स्क्वायर F2 स्क्वायर F2 स्क्वायर सब जगह कट गया। अब क्या क्या बचा, इधर बचा 1 बराबर, इधर बचा 1/4 प्लस, यहां बचा 1 प्लस, ये 2 कट गया, बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, तो एक 1 कट गया, 1 कट गया, इधर चले आओ, आ गया आंसर, कॉस थीटा 1/4 नहीं -1/4, कॉस थीटा -1/4, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/4। तो पहले मैं ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा था, बट ये राइट एंगल बनी तब तो थीटा का फॉर्मूला मेरे पास है, तभी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं, कहीं लिखा हुआ है परपेंडिकुलर है, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया बच्चे, इसलिए मैंने राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाया। ठीक है, चलो अब आज यहीं तक छोड़ रहे हैं, आज यहीं तक बच्चे छोड़ा जा रहा है अब।